बच्चों, आज हम करने लगे हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का 5th लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। और ये टॉपिक आपका बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, हमें पर जानना है कि कंडक्टेंस क्या है। देखो बच्चों, कंडक्टेंस इज बेसिकली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ आयंस और चार्ज। करेक्ट, जितना आसानी से फ्लो हो रहा है दैट इज कंडक्टेंस। अब देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, फ्लो ऑफ चार्ज भी हो सकता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा है किसके अंदर? मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर, मेटल्स के अंदर। अगर आप उसको गर्म करते हो मेटल को, तो आप देखेंगे उसके जो आपका आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गेट आयोनाइज्ड, दे गेट क्वांटाइज्ड, और यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होती है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक की, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बच्चों वो है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं लेकिन आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जब बिजली जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो टूट जाता है, इलिटिक हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक। और उसके वजह से जब करंट पास होता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। तो कई बार ये क्वेश्चन एज इट इज़ ही आ जाता है बच्चों, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर जो करंट है इट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या है? करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। करेक्ट। नेक्स्ट एक आप देखोगे, देर इज नो केमिकल डीकॉम्पोजिशन, देर इज नो केमिकल डीकॉम्पोजिशन। बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी भी मेटल को देख लेते हैं, कॉपर को ही देख लेते हैं। जब कॉपर वायर में से करंट पास होता है या कॉपर करंट फ्लो करने के लिए अलाउ करती है, तो आपने कभी उसमें कलर चेंज नहीं देखा होगा। वाई सो? बिकॉज देर इज़ नो डीकॉम्पोजिशन। वो कॉपर सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही। करेक्ट, सो देर इज़ नो केमिकल डीकॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का केस देखोगे बच्चों, तो यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई केमिकल है जो डिकम्पोज कर रहा है, यानी कि टूट रहा है। देर इज अ केमिकल डीकॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग करंट। करेक्ट। नेक्स्ट आप देखो कि मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और आपने इसके अंदर हीट देनी शुरू करी। हीट देने से, एनर्जी देने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है। करेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली देर इज सम काइंड ऑफ आयन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। लाइक अगर कॉपर है, उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही तो कंडक्टेंस कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसे हम बोलते हैं कर्नल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कर्नल। अब क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं, दे आर नाउ गोइंग टू कोलाइड विद दीज कर्नल्स। जरूरी थोड़ी कि फ्लो यहीं पर रहेगा, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, सो ऑब्वियसली दे विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन, बट ये जरूरी थोड़ी कि ऊपर या नीचे से जाएंगे, दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, बीच में भी आ सकते हैं यहाँ पे। सो जो रेजिस्टेंस इन कर्नल्स की वजह से मिल रही है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। जितने ज़्यादा कर्नल्स होंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन विद कर्नल। करेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा? रेजिस्टेंस क्यों होगी? इज ड्यू टू interactions बिटवीन आयंस। अब आयंस कौन कौन से होंगे जिनके बीच में इंटरेक्शन होने वाली है? सो पहला आपके पास होगा बच्चों सॉल्यूट और सॉल्यूट का, है ना।
सॉल्यूट सॉल्यूट माने फॉर एग्जांपल वी हैव KCl, वी हैव NaCl या एनी ऑफ द सॉल्ट यू कैन से। चलो हम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपके पास पोटाशियम आयंस भी होंगे, आपके पास क्लोराइड आयंस भी होंगे, पोटाशियम पोटाशियम की इंटरेक्शन भी होगी, क्लोराइड क्लोराइड की इंटरेक्शन भी होगी, और एट द सेम टाइम पोटाशियम और क्लोराइड आयंस की भी एसोसिएशन आपस में रहेगी। तो जो सॉल्यूट है वो क्या है, मान लीजिए KCl है, तो अपने अपने पार्टिकल्स यानी कटायन कटायन के बीच, अनायन अनायन के बीच, और कटायन और अनायन में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। यहाँ रिपल्शन है, यहाँ अट्रैक्शन, रिपल्शन है, यहाँ अट्रैक्शन है, तो इन दोनों के बीच में भी तो एक इंटरेक्शन हो रही है। इन इंटरेक्शंस की वजह से भी रेजिस्टेंस आप देखेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरी क्या हो सकती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की। मान लीजिए सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, और सॉल्यूट, चलिए फिर हम KCl को ही मान लेते हैं 1 मिनट। तो क्या होगा, मान लीजिए के पॉजिटिव है, इसके सराउंडिंग क्या हो गए, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, हाइड्रोलिसिस, करेक्ट। जब सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल इसको घेर के बैठ गए, सो व्हाट विल हैपन, देयर इज ऑल्सो एन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली इसके OH नेगेटिव आयंस आएंगे जो इसके साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। H पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन शुरू हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल पूरा ही सराउंड कर रहा है तो इसके अंदर अलग तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, करेक्ट। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शंस। सिमिलरली आप देखेंगे सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, यानी कि सॉल्वेंट अपने आप में भी तो रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अपने आप वाटर के साथ भी तो रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि इन इंटरेक्शंस की वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के अंदर कोई ना कोई आपको रेजिस्टेंस मिलती है। एट द सेम टाइम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को बच्चों में एक और तरीके से जान सकते हैं, दैट इज द विस्कोसिटी। अब सोचो, एक आपके पास हनी है और एक सिंपल वाटर है, किस में से ज़्यादा आसान है मूव आयन करना? ऑब्वियसली वाटर में से जल्दी मूव करेंगे, और हनी के अंदर उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, करेक्ट, मूवमेंट इज लेस। सो इसका मतलब जो भी चीज़, हनी क्यों विस्कस ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बॉन्डिंग इज़ वेरी स्ट्रांग, एज अ रिजल्ट आयन्स मूव नहीं करेंगे। अब देखो, जहाँ बॉन्ड स्ट्रांग होगा वहाँ आयन्स मूव नहीं कर रहे, जहाँ पर बॉन्ड वीक होगी, यानी पोटाशियम पोटाशियम में रिपल्शन आएगी, क्लोराइड क्लोराइड में रिपल्शन होगी, तो यहाँ पर आयन्स बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। लेकिन जब इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन देखेंगे, अगर ये बहुत स्ट्रांग है तो आयन्स विल नॉट बी एबल टू डिसोसिएट इजीली, तो ये बहुत आसानी से मूव नहीं करेंगे। लेकिन जब पानी मिला देंगे तो क्या होगा, इनके आयन जल्दी डिसोसिएट करेंगे, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स जो हैं पानी में जल्दी आयन्स दे देते हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिनके बारे में बात करेंगे, हाउ दे आर अफेक्टिंग ईच अदर। लेकिन इन इंटरेक्शंस की वजह से रेजिस्टेंस हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, अगर रेजिस्टेंस है जो, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयोनाइज होंगे। आयोनाइज का मतलब दे विल लीव द एटम। एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करेगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ कर्नल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी हैविंग अ रेजिस्टेंस विद दीज कर्नल। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतने कर्नल्स बनेंगे, एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो मेटालिक कंडक्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, करेक्ट, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टेंस। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों बढ़ेगा? मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट में, सॉल्यूट सॉल्यूट में, या सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उतनी ही कम रेजिस्टेंस मिलेगी, जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। माने अगर इन दोनों में इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए
अगर ये टाइटली बाउंड है तो व्हाट विल हैपन, ये पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देगा। अगर स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगी तो इसको तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। करेक्ट। सो इसीलिए अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर देते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो एक दूसरे को हिंडरेंस नहीं देंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सो यहाँ लिख सकते हैं हम, बिकॉज बॉन्ड बिटवीन ions will become weak on increasing temperature. Therefore, mobility of ions increases. जब आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज करेगी तो व्हाट विल हैपन, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। यही हम कहते हैं ना, जब हमें धक्का मुक्का नहीं लगाना पड़ेगा, हम तेजी से भाग सकेंगे तो रेजिस्टेंस कम मिलेगी। जब हमें बहुत ज़्यादा हिंडरेंस आती है, रुकावट मिलती है, तभी तो रेजिस्टेंस होती है। जब उनकी मोबिलिटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो वी कैन जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, of ions increases. So ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। करेक्ट। एक पॉइंट और हम बात समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर, और यू कैन से कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पहला क्या है? नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, या जितना इसके रेजिस्टिविटी होगी, मोर द रेजिस्टिविटी मोर द रेजिस्टेंस। नेचर के ऊपर ही तो डिपेंड करता है ना, क्या बोला? रो। एंड वी नो दैट रो जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मोर द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, मोर विल बी द रेजिस्टेंस एंड लेसर विल बी द कंडक्टेंस। दूसरा फैक्टर कौन सा है? दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि अगर एक ही एटम, देखो, अगर एक ही एटम मुझे 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे मुझे। कर्नल कितना बनेगा? एक कर्नल। सो 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक कर्नल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? लेस रेजिस्टेंस, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसके कर्नल भी कम होंगे, ज़्यादा बनेंगे। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, सोडियम नहीं, आप इसमें सीजियम लीजिए। सीजियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है और एक कर्नल बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, एक कर्नल बनाता है। करेक्ट। उस पर भी डिपेंड करेगी आपकी कंडक्टेंस। नंबर 3 पे आपकी वैल्यू आती है टेम्परेचर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम। कंडक्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है। सो आप कह सकते हो टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। मोर द टेम्परेचर लेसर इज द कंडक्टिविटी। ठीक है जी। नंबर 5 इधर देखते हैं, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड्स। पहला फैक्टर क्या है बच्चों? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सब फैक्टर्स हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से अफेक्ट करते हैं। इन द ब्रीफ आप समझ लीजिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे। एक होगा आपके पास वीक और एक होगा स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है कम नंबर ऑफ आयंस देगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस आपको कम देगा, इज लेस।
like for example you have CH3COOH, या you have ammonium hydroxide. Now these are the weak electrolytes. एसिड और बेस दोनों ही वीक हैं, ये आपको नंबर ऑफ आयन्स कम देते हैं, करेक्ट. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसने क्या करना है, दे विल गिव यू नंबर ऑफ आयन्स इज मोर. यहाँ नंबर ऑफ आयन ज़्यादा हो जाएंगे. इसका मतलब जैसे कि NaCl, KCl, और आप दे सकते हो HCl, H2SO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे, चाहे वो एसिड है, चाहे वो बेस है, चाहे सॉल्ट है. ठीक, दीज आर स्ट्रॉन्ग वन. सो ये नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे, तो जिसके आयन ज़्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी. क्लियर. दूसरा फैक्टर आएगा बच्चों साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन. अब साइज ऑफ आयन में आप समझ जाएंगे, अगर साइज ऑफ आयन बड़ा बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगी. ठीक है. और अगर सॉल्यूट के साथ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, अगर साइज ऑफ आयन बड़ा होगा, ठीक है, तो आपस में टकराएंगे ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी. एट द सेम टाइम देयर सॉल्वेशन, मतलब अगर वो सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी. करेक्ट. अगर सॉल्वेंट के साथ उनकी बॉन्ड कमज़ोर है तो आयंस की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी. तीसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. अभी हमने बात की थी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन की, यानी उसकी विस्कोसिटी की बात की थी, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी की बात की थी. सो वी अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट. फोर्थ आपका फैक्टर है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक रहेगा हमारा व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोलर कंडक्टेंस एंड ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ इन सब की बात करेंगे. फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक अनदर फैक्टर रहेगा, और मेन फैक्टर रहेगा आपका टेम्परेचर. सो देखा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो व्हाट हैपन्स, कंडक्टेंस बढ़ रही है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. चलिए एक चीज़ यहीं पर देखते हैं हम लोग. इन दो फैक्टर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है जो हम इस पूरे टॉपिक में यूज़ करने वाले हैं. दीज आर द जनरल टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़ अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. सो हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड इट्स जनरल टर्म्स, जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं. कई सारी टर्म्स से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं क्योंकि आपने फिजिक्स में भी उनके बारे में पढ़ा है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहली क्या है, रेजिस्टेंस. हमें पता है रेजिस्टेंस जो है इट इज़ डिनोटेड बाय R, एंड व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ R, ओम्स, ऑल्सो डिनोटेड बाय ओमेगा. ठीक. रेजिस्टेंस क्या है, आई होप आई नीड नॉट टू राइट द डेफिनेशन फॉर दिस. इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू द पाथ ऑफ करंट, दैट इज़ द रेजिस्टेंस. दूसरा पढ़ेंगे कंडक्टेंस को. कंडक्टेंस को बच्चों कई बुक्स में C अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है और कई बुक्स में G से डिनोट किया है. सो यू कैन यूज़ आइदर ऑफ देम, और इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना. G हम अवॉइड इसलिए कर देते हैं बिकॉज हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में हमने इसको यूज़ किया है. सो कई बार कन्फ्यूजन बच्चे ले लेते हैं. तो अगर G आता है खाली तो इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेंस. इफ दे से डेल्टा G देन इट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी, करेक्ट, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. सो कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, दैट इज ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ईज की बात कर रहे हैं, यहाँ बात की थी हमने ऑब्स्ट्रक्शन की, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम इजीली बता सकते हैं दैट दिस कंडक्टेंस, लेट अस यूज G, because NCERT says that conductance is to be denoted by capital G. So conductance is equal to 1 upon R, that is inverse of resistance. So इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी,
definitely it will be 1 upon ohm. Can be denoted as ओम इनवर्स, और इसे हम कई बार ओम इनवर्स को MHO भी लिख लेते हैं, मोह, महो, मोह, जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस. लेकिन एक और यूनिट है इसकी जो हम बहुत पॉपुलरली यूज़ करेंगे, दैट इज सीमेंस. सीमेंस के लिए डिनोट करते हैं एस, और ये इसकी पॉपुलर यूनिट है जो इस पूरे चैप्टर में आप यूज़ करने वाले हैं मैक्सिमम टाइम. ठीक है जी. सो वी हैव डन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस. पहली रेजिस्टेंस क्या, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंडक्टेंस इज ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. करेक्ट. नंबर 3 हम देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम पॉपुलरली रेजिस्टिविटी जानते हैं. हमने शुरू से रेजिस्टिविटी पढ़ा है, डिनोटेड बाय रो. करेक्ट. और हमें ये भी पता है कि ये रो जो है किस पे डिपेंड करता है. It depends on nature of material because it is a property of this material. ठीक है, it is a characteristic property of material. हर एक मेटल के लिए, हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होती है. और हमें पता है क्या है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. इट इज़ ऑल दी रिविजन्स, हमें रेपिटेशन है सारी आपकी फिजिक्स की, क्लास 10 की भी और आपकी 12th की भी. सो रो क्या हो जाएगा, रो विल बी इक्वल टू आर ए अपॉन एल. रो की आर की यूनिट क्या है, ओम की, ओम. और एरिया क्या होता है, मीटर का स्क्वायर अपॉन लेंथ इज मीटर. सो मीटर से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम ओम मीटर. सो वी कैन राइट ओम मीटर और इट इज डिनोटेड बाय ओम मीटर. करेक्ट. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. अब क्या है कि हम लोग यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी यानी केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मीटर तो बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि हमारे सेल बहुत छोटे छोटे हैं. सो हमें मीटर यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा. वी विल बी टॉकिंग जनरली यूज्ड यूनिट कौन सी होगी, इट विल बी ओम सेंटीमीटर्स. करेक्ट. सो अगर आप कहो कि दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, then rho will be equal to r. Rho will be equal to r. So इसके definition में पता है कि resistivity of a resistance of any of the conductor is equal to its resistivity if the length of the conductor is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square. At the same time we can also say unit इसका रो का फिर भी वही रहेगा, don't forget यूनिट वही रहेगा. क्या बोला, इट इज़ गोइंग टू बी ओम मीटर. लेकिन हमने बात की है कि वी हैव टू कंसिडर सेंटीमीटर ओनली. सो इट इज दिस इज इक्वल टू 1 ओम मीटर. वी विल से 0.01 ओम सेंटीमीटर. दिस इज गोइंग टू बी द रो इन केस ऑफ सेंटीमीटर्स. करेक्ट. अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप ऐड कर लेते हैं. ओम मीटर, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आपको याद होगा यूनिटरी मेथड. मैं जस्ट रीइटरेट कर रही हूँ आपके लिए. 1 मीटर, मीटर नीचे ऊपर सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 100 सेंटीमीटर. ओके, इट हैज़ टू बी 100 ओम सेंटीमीटर. दैट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टिविटी. सो जस्ट रीराइट कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर्स ओम. ठीक है. अब देखो ये लेंथ मिल गई हमें मीटर, या चलो 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स, और चलिए इसको हम मान लेते हैं 10⁻², 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर. ठीक है, हमने ये तो मान लिया. लेकिन अब एक बात बताइए कि क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में लेंथ है निकाल पाए. निकालेंगे भी तो कैसे निकालेंगे. लुक एट इट. ये है आपके पास एक सेल, केमिकल सेल है ना. ये एक इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी ये एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड. अब मुझे बताइए हम किसकी लेंथ लेंगे और किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे. बड़ी कन्फ्यूजन है. तो बच्चों जब हम एक सेल की बात करते हैं तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड और एनी ऑफ दीज इलेक्ट्रोड, चाहे ये हो चाहे ये हो, और एल लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस. सो डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स
इसे हम लेते हैं L, करेक्ट। और इस सेल को हम बोलते हैं बच्चों कंडक्टिविटी सेल। सो कंडक्टिविटी सेल के अंदर एनोड या कैथोड कोई भी इलेक्ट्रोड ले लीजिए, दोनों का लगभग हमेशा साइज जो है वो सेम ही मिलता है। कम ही चांसेस होंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट साइज की बात करेंगे, और डिफरेंट साइज का होंगे तो क्या करना है वो भी हम आपको बताते हैं अभी। सो इन जनरल आप ध्यान रखिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब मांगेंगे वी विल बी टेकिंग एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, एंड एल जो बोलेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में, सो वी विल टॉकिंग अबाउट दी एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक। सो ए एंड एल फॉर इलेक्ट्रोलिटिक conductor, so A will be the area of cross section of electrode and L will be the distance between two electrodes। और यहाँ हम आते हैं हमारी एक नई टर्म के ऊपर विच इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि इन दोनों कोई भी एक सेल बना दिया, उनके बीच का डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा जब केमिकल रिएक्शन हो रही है। वी कैन नॉट चेंज, ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रोड को खिसका के इधर ले गए या इसको खिसका के इधर ले गए, या सेल काम कर रहा है और बीच में से इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिया। वी कैन नॉट चेंज इट। यानी एक सेल जब हमने बना दिया है उसमें इलेक्ट्रोड फिक्स कर दी, दोनों को बीच का डिस्टेंस कंफर्म्ड हो गया। नाउ दिस सेल हैज स्टार्टेड वर्किंग। वर्किंग सेल में हम इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए उसे हम बोल देते हैं सेल कांस्टेंट, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड नाउ। सेल कांस्टेंट बच्चों हम डिराइव करते हैं L अपॉन A से, एंड इट इज डिनोटेड बाय G स्टार, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट बिकॉज A and L are constant for any given cell, ठीक। सो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए इसकी यूनिट, अब हमने केमिस्ट्री के अंदर मीटर नहीं लेना है, केमिस्ट्री में हम लेंगे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर इनवर्स। सो इसकी एसआई यूनिट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी? मीटर इनवर्स ओनली। लेकिन जो हम यूज करेंगे जनरली यूज्ड टर्म क्या होगी? यूनिट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है वी आर गोइंग टू यूज सेंटीमीटर इनवर्स इन दी केमिस्ट्री, इन योर केमिस्ट्री। मीटर इनवर्स हम यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक। ये तो उस केस में हुआ सेल कांस्टेंट जब ये एल और ए फिक्स हो गया। अब कई बार कंडीशंस ऐसी भी आ सकती हैं कि आपके पास एल और ए फिक्स्ड ना हो सकता है हम लोग मेटलर्जी में करेंगे कि एक इलेक्ट्रोड पतली होगी एक इलेक्ट्रोड मोटी होगी जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। आपको याद होगा हमने एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया, यहाँ एनोड मड बनाई, एनोड से इनप्योर मेटल आता गया इन द फॉर्म ऑफ आयन और प्योर मेटल की तरफ जाता गया, डिपॉजिट होता गया। तो ये वाली कैथोड जो आपकी रॉड है वो मोटी हो जाएगी, ये पतली होती जा रही थी, और जो इम्प्योरिटीज थी वो एनोड मड की फॉर्म में डिपॉजिट हो रही थी। दिस वी डिड इन क्लास 10 ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अब कहता है कि अगर मान लीजिए इफ डिफरेंट areas of electrodes are given, then take common area। माने आप यूँ कह सकते हो इसको दूसरी भाषा में कि जो छोटा एरिया उसको ले लो, क्योंकि दोनों में अगर फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मेरे पास एक से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरा से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो मैं किसको कंसिडर करूं? देन आई विल कंसिडर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पक्की बात है 10 इसका है तो 10 तो इसका भी है ही है ना, 10 से कम तो ये है नहीं, 10 से तो ज़्यादा ही है। सो मिनिमम वाले को आप ले लीजिए। आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको दो डिफरेंट एरियाज ऑफ इलेक्ट्रोड गिवन है तो मिनिमम वाले को आप कंसिडर कर लो। सो इसको एक बार समराइज करते हैं। नंबर आपका हो गया 4, दैट इज दी सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय G star and is equal to L upon A. The unit that we are going to use is centimeter inverse,
ठीक है, so this is going to be your cell constant. At the same time चलिए एक और चीज़ चेक करते हैं. देखो मान लेते हैं ये आपका सेल हो गया, ठीक है. इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड है. इसका वॉल्यूम बनाने के लिए मैं इसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर ले लेती हूँ. करेक्ट. सिमिलरली एक इलेक्ट्रोड यहाँ होगी. इसकी मैं फोटो नहीं बना रही हूँ, इसको हम सिंपली 2D में रख रहे हैं. नाउ डिस्टेंस, चलिए इसको भी बना लो, फिर क्लियर हो जाएगा. और ठीक, ये 2 इलेक्ट्रोड आपके पास पड़ी हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज L. और ये क्या है आपका एरिया. इससे आपको मिलेगा एरिया. क्यों, देखो एक ये डिस्टेंस हो गया, एक ये डिस्टेंस हो गया और एक ये डिस्टेंस आ गया. 3 डायमेंशनल हो गया. 3 डायमेंशन में अगर L हो एंड ऑल आर 1 1 तो वो क्यूब बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा. हमें पता है ना, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम. सो नाउ देखिए, अगर आपसे ये कोई बोलता है कि रेजिस्टिविटी को और किस तरह से आप बता सकते हो, तो रेजिस्टिविटी की बच्चों एक सेल कांस्टेंट के साथ ही दे रहे हैं. लेकिन देखिए रेजिस्टिविटी को एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो. रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस offered to all the ions of an electrolyte present in 1 ml of solution. अब ये 1 ml of solution कहाँ से आया? देखो बच्चों, अगर हमने कहा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो गई. करेक्ट. एरिया 1 सेंटीमीटर हो गया, ये सारा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और जितनी ये लेंथ है उतना ही ये एरिया हम ले रहे हैं. ठीक है. और हमें पता है एरिया इंटू लेंथ अगर हम करें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? वॉल्यूम. करेक्ट. अगर हम कह रहे हैं कि ये एरिया है और ये लेंथ है तो ये वॉल्यूम कंसीडर हो गया. इफ एरिया इज 1 मीटर का स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब क्या हो जाता है आपका? 1 मीटर क्यूब. लेकिन हमने कंसीडर क्या करना है? सेंटीमीटर. तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया? 1 ml. कैन वी डिफाइन इट? अब देखो इसके बीच में जितने भी आयंस पड़े हैं, ये सारे आयंस पड़े, इन आयंस को कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है, इन आयंस को कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है, कितनी आसानी से फ्लो कर नहीं पा रही है. हम फ्लो की बात करें तो कंडक्टेंस है. अगर हम ये कहें इनको रेजिस्टेंस कितनी मिल रही तो आप क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन दिस 1 ml सॉल्यूशन. हम पूरे सॉल्यूशन का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने सारी वैल्यूज 1 1 कर दी और हमने कहा है दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी. नाउ क्योंकि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने 1 1 कंसिडर किए हैं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी. सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी हो तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल ऑफ दीज आयंस इन 1 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन. हालांकि आपको इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा, बट हम लोग इसे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करेंगे. दैट रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ये तभी एप्लीकेबल है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 होगा, लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, तभी आप कहोगे दैट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है और ये रेजिस्टिविटी किसकी निकाल रहे हो? रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट निकाल रहे हैं हम. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन कह देते हैं, देखो इसको एक और तरीके से समझ लो.
सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ इलेक्ट्रोलाइट। एक आपका इलेक्ट्रोलाइट ये हो गया, इसका एरिया ले लिया हमने विच इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया आपका, ये हो गया, इसका भी एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है L विच इज़ ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। अब इस पूरे बॉक्स के अंदर जितने भी आयन्स होंगे, ठीक, इन आयन्स को कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू resistance provided the area of cross section of electrolyte is 1 centimeter square and the distance between these two electrolyte is 1 centimeter। तो इस एरिया, इस वॉल्यूम के अंदर जो आयंस पड़े हैं उनको कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, ठीक। सो रेजिस्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर आपको कहा जाता है कि लेट अस से यू हैव 2 ml ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, 2 ml of electrolyte, ठीक, and you have to calculate resistivity per unit volume। तो आप क्या लिखोगे, पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मेरे को मान लीजिए रेजिस्टिविटी पर, ओके, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी इन गिवन वॉल्यूम। इफ रेजिस्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम गिवन हो, इफ रेजिस्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे आंसर सॉल्यूशन के अंदर, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर, दैट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको आर गिवन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेजिस्टिविटी इन दिस गिवन वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, लेट अस से इट इज एक्स, 2 ml का निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो सिंपली आप कहोगे रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी जी, 2x हो जाएगी, करेक्ट। और अगर आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस निकालने के बजाय रेजिस्टेंस निकाल दो, रेजिस्टिविटी गिवन है, तो आप क्या लिख दोगे, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 ml आर निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, लाइक दिस। लेट अस से इट इज आर डैश इंटू 2 इज इक्वल टू रो। अगर आर डैश निकालना है तो क्या निकालोगे आप, रो अपॉन 2, खत्म, सिंपल है। ये आपको एज इट इज़ नहीं मिलेगा, कहीं भी ये फॉर्मूला नहीं है, इसे आप फॉर्मूला मत समझ लीजिएगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इन यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं कंडक्टिविटी। आई नो बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, धीरे धीरे इनको एब्जॉर्ब कीजिए, एक साथ नहीं करिए, कॉपी पेंसिल रखिए अपने पास, लिखते रहिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे। सो कंडक्टिविटी जो है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इस कंडक्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, जस्ट लाइक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी होता है। जैसे रेजिस्टिविटी वैसे कंडक्टिविटी, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाती है। इट इज डिनोटेड बाय kappa. This is also a Greek word kappa, and this kappa is equal to 1 upon rho, यानी इनवर्स ऑफ रो। सो आप पक्का समझ गए होंगे कि इसकी यूनिट क्या होंगी। अगर ऐसा यूनिट की बात करोगे तो हमें पता है रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट। अगर ये ओम मीटर है तो कापा की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कापा की एसआई यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और जनरली जो हम यूज़ करेंगे टर्म्स, हमारी जनरली यूज्ड यूनिट होगी वो कौन सी रहेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैंने आपको बताया ओम इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं MHO सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ इनवर्स मत लगाइएगा, ऑलरेडी हो गया है, करेक्ट। और नेक्स्ट हमारी कौन सी हो सकती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, डिनोटेड बाय S सेंटीमीटर इनवर्स। सो दीज आर गोइंग टू बी द डिफरेंट यूनिट्स जिन्हें आपको देख के समझ जाना चाहिए। नाउ कापा की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो क्या होता है बच्चों, RA अपॉन L,
मैंने डायरेक्टली कर दिया. आई होप इतना तो आप समझ ही गए होंगे. आर ए अपॉन एल. सो कैन आई राइट 1/r इंटू L/A. कोई डिफरेंस नहीं है. वॉट इज दिस 1/r? हमने पढ़ा था 1/r इज कंडक्टेंस. एंड वॉट इज दिस L/A? ये भी हमने पढ़ा है, सेल कांस्टेंट. करेक्ट. सेल कांस्टेंट को हम डिनोट किससे कर रहे थे? G स्टार से. और कंडक्टेंस को किससे डिनोट किया था हमने? G से. करेक्ट. सो कापा क्या हो जाती है? कापा क्या है खुद? इट इज कंडक्टिविटी. तो हम एक और तरीके से लिख सकते हैं दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट. राइट. और वी कैन से kappa is equal to G into G star. राइट. जैसे हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, हम कंडक्टिविटी को भी कर सकते हैं. दैट kappa is equal to conductance due to all the ions present in 1 centimeter square of electrolytic solution. So हम कह सकते हैं that kappa is equal to conductance per unit volume. मैं आपको फिर बता दूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें काम आने वाला है. इट इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड नॉट द फॉर्मूला. अब मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है बच्चों, वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है. करेक्ट. जरा देखते हैं कैसे. देखो, हमने कहा है इट डिपेंड्स ऑन द आयन्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब. आयन्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आयन्स in 1 ml of solution will depend on concentration. So इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन या तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा या फिर डाइल्यूट होगा. अगर कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट है तो मैंने आपको पहले बोला है डाइल्यूट के अंदर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम पर लीटर पर ml ऑफ द वॉल्यूम कम होंगे. और अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो दे विल हैव मोर आयंस. ये देखो, आपको याद होगा क्लास 10 में भी हमने पढ़ा है कि दिस इज द 1 ml और द 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया. अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो नंबर ऑफ आयंस आर मोर, और अगर यही डाइल्यूट कर दें तो नंबर ऑफ आयंस विल बी लेस इन 1 ml. सो दिस इज व्हाट डाइल्यूट and this is what concentrated. Correct. नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी. ठीक. इसका क्या मतलब है? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल दी आयंस. ध्यान से सुनो, अभी तक हम बात कर रहे थे कि इतना वॉल्यूम है, उसमें कितने आयंस हैं. अब हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्ट के वॉल्यूम ही उतना लो कि जिसमें 1 मोल आयंस हो. कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which contain 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट या आयंस. ठीक है. हम पहले कह रहे थे कि इतने वॉल्यूम है, एक ml वॉल्यूम ले लो. पहले हमने वॉल्यूम को फिक्स किया था और उसमें कहा था जितने भी आयंस होंगे हम देख लेंगे. अब हम कह रहे हैं नहीं, अब आप कह रहे हैं कि हमें 1 मोल आयंस चाहिए, वॉल्यूम कितना होगा देखी जाएगी. ठीक है जी. दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस. सो मोलर कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय लैम्डा विद अ सबस्क्रिप्ट m. लैम्डा m विच इज इक्वल टू कंडक्टिविटी दैट इज कापा इनटू वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम है, ठीक है, और कितनी कंडक्टिविटी है,
उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट बिकम्स दी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी इसका मतलब क्या है? इट कंटेन्स, दिस वॉल्यूम कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और मोलारिटी हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। करेक्ट। अगर यही मुझे ml में चाहिए है वॉल्यूम, तो अब क्या लिख दोगे? चलिए, नंबर ऑफ मोल्स आपने बना लिए 1, सो क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम इन एल लीटर, या वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन मोलैरिटी लीटर में। अगर यही ml में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 1000 अपॉन m इन ml। ठीक, सो आप इसी पिक्चर को उठाइए और यहाँ फिट कीजिए वॉल्यूम की जगह। सो इट विल बिकम कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। सो ये बन गया आपका मोलर कंडक्टेंस। ठीक है जी। वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशनशिप निकालिए, वॉल्यूम को लीटर से ml में कन्वर्ट कीजिए एंड यू विल गेट दी मोलैरिटी। राइट। इसकी अगर यूनिट लिखोगे तो क्या है? कापा की यूनिट क्या थी? सीमन पर सेकेंड। सीमन पर सेकेंड। वॉल्यूम, चलिए मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होगी? मोल। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। सो क्या हो जाएगी? सीमन सेंटीमीटर का इनवर्स इनटू सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन मोल। सो क्या बन जाएगा? सीमन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब जहाँ मोलर की बात की है वहाँ इक्विवेलेंट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो नेक्स्ट भी बात करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई। करेक्ट। So we will write that lambda E is equal to again kappa into volume। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का इक्विवेलेंट वेट के साथ रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। ठीक है जी। हमें पता है ये रिलेशन बनेगा नॉर्मेलिटी के साथ। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सो इसका मतलब वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट divided by normality. If number of gram equivalent is equal to 1, so volume in liter क्या हो जाएगा? 1 upon normality and volume in ml क्या हो जाएगा? 1000 upon normality। करेक्ट। वैल्यू पुट कर लेते हैं। कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी आ गया। यूनिट क्या हो जाएगी? कापा की यूनिट सीमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट EQ लिखेंगे। सो द यूनिट विल बिकम सीमन सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्विवेलेंट का इनवर्स। दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आप देख रहे हो कि मोलर कंडक्टेंस क्या है बच्चों? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। और इक्विवेलेंट क्या है? कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। क्या आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप जानते हैं? चलिए एक बार इसको भी कंप्लीट करते हैं। डायरेक्ट पहले आंसर लिखते हैं, फिर इसकी डिटेल्ड रिलेशनशिप चेक कर लेंगे। वी नो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। What is this X we know? Acidity, basicity और total charge on cation और anion। acidity किसकी है? Of a base, basicity of an acid। Correct? So आप लिख सकते हो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स। किसी एक में इसकी वैल्यू पुट कीजिए जरा। लेट अस चलो ग्राम इक्विवेलेंट में पुट करते हैं। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट में पुट करेंगे तो क्या होगा? कापा इंटू 1000
divided by normality is molarity into x. करेक्ट. अब हमें पता है what is this, कापा इंटू 1000 इंटू m क्या है, molarity. So we can say that gram equivalent is equal to m upon x. करेक्ट. बहुत एक सिंगल स्टेप में इसका रिलेशनशिप हमने निकाल दिया. रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड इक्विवेलेंट. ठीक. लेकिन अगर कंसेप्चुअली समझना है तो देखिए, हाउ टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस अपॉन equivalent conductance is equal to kappa into 1000 divided by molarity divided by kappa into 1000 divided by normality. Kappa से kappa cancel, 1000 से 1000 cancel. This is going to be normality upon molarity. Correct? What is normality? Number of gram equivalent divided by volume in liter divided by number of moles upon volume in liter. Now volume in liter cancel हो जाएगा. So normality upon molarity, that is the lambda m and lambda equivalent is equal to what? Number of gram equivalent upon number of moles. How do we calculate gram equivalent? Gram equivalent is mass given upon equivalent mass divided by mass given upon molar mass. Again mass given cancel. So this is equal to what? Molar mass upon equivalent mass. Clear? अब हमें पता है what is this equivalent mass? Molar mass upon molar mass divided by this x. Molar mass से molar mass cancel. So lambda m upon lambda equivalent is equal to normality upon molarity is equal to x. So we can say molar conductance is equal to equivalent conductance into x. Clear? इस एक रिलेशन के अंदर हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ डाले. ठीक है. सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, हाउ टू यूज़ ऑल दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि कुछ भी गिवन हो सकता है. हो सकता है आपको वो इक्विवेलेंट मास दे के बोले कैलकुलेट कीजिए, हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल्स दे के बोले कैलकुलेट कीजिए. सो जब तक आपको ये सारा कैलकुलेट करना नहीं आएगा आप कहीं ना कहीं उलझ जाओगे एंड द क्वेश्चन विल बिकम डिफिकल्ट. लास्ट टॉपिक फॉर द डे, मेजरमेंट ऑफ conductivity. What is this conductivity? Kappa. Using an experiment. Correct? So conductivity is kappa. देखिए क्या करना है हमने. मान लो आपके पास एक स्ट्रक्चर है, एक सेल है. इस सेल के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया और एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया. करेक्ट? और इसके अंदर हमने एक प्लैटिनम की वायर लगा दी. दिस इज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. एक वायर इसमें लगा दी, ये भी प्लैटिनम है. करेक्ट? इसका हमने यहाँ लाके कंडक्ट कर दिया, इसको यहाँ आके इसका सेल बना दिया. ठीक है जी. अब इसका हमने ले लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया L और यहाँ भर दिया हमने कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है जी. दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट. फाइन. और इसके अंदर साथ में क्या है? कंडक्टिविटी वाटर. ये बनाने के बाद हमने इस पूरे के पूरे सेल को कवर कर दिया एक इंसुलेटर के साथ. दिस इज टोटली कवर. और ये कौन सा कैसा बॉक्स है? दिस इज दी नॉन कंडक्टिंग बॉक्स. आपको क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने एडियाबैटिक सिस्टम पढ़ा था, लाइक थर्मोस्टैट.
है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ से सिस्टम जो है कोई हीट लूज नहीं करने वाला है और ना ही गेन करने वाला है। सो इट इज़ एन एडियाबैटिक सिस्टम। अब देखिए, अगर किसी भी सेल की कंडक्टिविटी, सेल की हमें कंडक्टिविटी निकालनी हो तो व्हाट वी डू, हम कहते हैं टोटल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा ऑफ वाटर, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ कंडक्टेंस दे रहा है, प्लस कापा ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लेट अस से 1, तो हम 1 कर देते हैं। ऐसे ही करते रहेंगे 2 एंड देन वी कैन गो टिल n। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे, कंडक्टेंस जो भी शो करेंगे, उन सबका हम लोग कापा ऐड कर देते हैं। यहाँ हमने जो कंडक्टिविटी वाटर यूज़ किया है उसका क्या मतलब है? कंडक्टिविटी वाटर जो है बच्चों, इसका मतलब होता है दैट यूज वाटर हुज conductivity is considered to be 0, तभी तो हमें इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस मिलेगी। ठीक है, हम जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था, उसी तरह से वाटर की कंडक्टेंस यहाँ हम लोग 0 मान के चल रहे हैं। और इस नॉन कंडक्टिंग बॉक्स को हमने क्यों लिया है? सो दैट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। और हमें पता है कापा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। इसीलिए हम चाहते नहीं कि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज हो, एज कापा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो हम नहीं चाहते यहाँ कोई चेंज हो टेम्परेचर में, तो कापा भी चेंज नहीं होगा। तो कापा निकालने के लिए अगर पानी की 0 हो जाए तो जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी का आपको कापा मिलेगा। इसीलिए वी आर यूजिंग कंडक्टिविटी वाटर, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? 0 कंसिडर करेंगे। फिर हम क्या करते हैं? देन वी कैलकुलेट R ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है? रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है, उससे हमें कापा आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। हमारे पास एल भी फिक्स्ड है, सेल कांस्टेंट फिक्स हो गया। और अगर मुझे आर मिल जाए तो हम कापा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, कापा क्या था? 1/r इंटू L/A। ये तो फिक्स हो गया, हमें पता है कितनी डिस्टेंस है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर मुझे आर मिल जाए मैं कापा कैलकुलेट कर सकती हूँ। करेक्ट। सो इस आर को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? इस आर को हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? ये देखो, आइडियली ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। R1, R2, R3, R4, इन दोनों के बीच में हम एक लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, या जिसे हम डिटेक्टर भी कह देते हैं। और 2 एंड्स के ऊपर हमने लगा दिया एक AC करंट जनरेटर। हमने AC करंट दिया है। वाई वी आर यूजिंग AC करंट? इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। AC जो है यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि DC के साथ इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। एज DC अलाउज इलेक्ट्रोलिसिस ड्यू टू फिक्स्ड इलेक्ट्रोड। जब भी आपकी इलेक्ट्रोड फिक्स्ड हो जाएंगी, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा ही अभी तक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक फिक्स्ड कैथोड होता है, एक फिक्स्ड एनोड होता है। लेकिन जो AC है उसमें क्या हो रहा है? बट इन AC electrodes keep on changing frequently, क्योंकि जो अभी आधे घंटे जो कि हाफ रोटेशन में इलेक्ट्रोड कैथोड थी, वो हाफ रोटेशन के बाद एनोड बन जाएगी। सो एक फिक्स्ड है ही नहीं है। तो आप देखो कि यूँ समझ सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और आपका गैल्वेनिक सेल साथ साथ काम कर रहे हैं। एक हाफ रोटेशन में गैल्वेनिक की तरह काम कर रहा है, हाफ रोटेशन में इलेक्ट्रोलिटिक की तरह काम कर रहा है। सो इसीलिए वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस पूरी तरह नहीं हो पाती। करेक्ट। अब हमने क्या करना है? इस R2 को छोड़ देते हैं अगर, तो यहाँ पे हम लोग इसको गैप छोड़ते हैं। इसको हम कनेक्ट करते हैं बच्चों आपके उस कंडक्टिविटी सेल के साथ, कंडक्टिविटी सेल के साथ जो भी हमने
बनाया था। लुक एट दिस वन। हम इसको कनेक्ट करते हैं बच्चों इसके साथ, यानी कि एक आपने एक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, और इसको हमने दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया। करेक्ट। जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो ये रेजिस्टेंस हमें वेरी आंसर देगी। हमें इस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, R1 R3 R4 इनकी रेजिस्टेंस को हम इस तरह से वेरी करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि करंट इसमें से पास नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी होता है कि R1/R3 शुड बी इक्वल टू R1/R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है बच्चों, दैट R1/R3 शुड बी इक्वल टू R2/R4, देन गैल्वेनोमीटर shows जीरो डिफ्लेक्शन। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मेरे पास G जीरो हो जाएगा तो ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाएगी। अब R1 R3 R4 आई कैन चेंज दीज वैल्यूज, तब तक चेंज करना है इन वैल्यूज को R1 R3 R4 को जब तक G की वैल्यू जीरो ना हो जाए। और जब ये जीरो हो जाएगी वी विल गेट द वैल्यू ऑफ R2। ज़रूरी नहीं कि वो R1 के बराबर ही आए, इट कैन बी एनी वैल्यू। सो इट विल बिकम R1 इंटू R4/R3। सो अगर मैं इन तीनों को चेंज करती रहूँ वे सच दैट G इज इक्वल टू जीरो, सो ये रेशो में चेंजेस आ जाएंगे एंड वी विल गेट द आंसर। रेशो का मतलब बच्चों ये है, अगर ये 4/8 है तो इट हैज़ टू बी द रेशो 4/8, बट ये ज़रूरी नहीं कि ये वैल्यू भी 4 ही हो। इट कैन बी मोर देन 4, इट कैन बी लेस देन 4। ठीक है, 4/8 का मतलब है 2/4 भी हो सकती है। सो R की वैल्यू 2 भी आ सकती है। R1 यहाँ पर वेयर R1 इज नॉट और मे बी इक्वल टू R2, हो सकता है उसके बराबर हो सकता है उससे अलग आए। करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। सो कमिंग बैक टू आवर कापा, kappa is equal to 1/R into L/A. These factors are known. This has been calculated. So kappa can be found. इसके बेस पे भी बच्चों काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो विद दिस आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। पढ़ते रहो, खुश रहो और अपना ख्याल रखो। वी विल डू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन और द डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा हम बात करेंगे वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी। एंड वी विल डू अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विच इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द कॉलरट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।